हेलो गाइस, वेलकम टू द सोशल एक्सप्रेस। तो जैसा कि आपको पता है, हमने घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें आप घर बैठे सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। तो इसी इनिशिएटिव के अंदर अभी हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे, तो उसके कुछ लेक्चर्स हमारे चैनल पे पहले से अपलोडेड हैं। तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं और अपने लेक्चर्स को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर था हमारा? तो चैप्टर था लाइफ प्रोसेस। कौन सा चैप्टर? लाइफ प्रोसेस, ये चैप्टर था। और ये इस चैप्टर का कितना लेक्चर है? तो लेक्चर बहुत ज़रूरी है, याद रखना। लेक्चर है वो 5, बायोलॉजी का लेक्चर 05 यानी कि 5वां लेक्चर है। तो आइए आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने चौथे लेक्चर तक सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन को पढ़ा और लाइफ प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि एक इंसान को या किसी ऑर्गेनिज्म को अलाइव रहने के लिए, अलाइव दिखने के लिए कुछ स्पेशल परफॉर्मेंस करनी पड़ती हैं, उनको लाइफ प्रोसेस का नाम दिया जाता है। और उसी लाइफ प्रोसेस के अंदर जब न्यूट्रिशन हो जाता है तो न्यूट्रिशन के बाद एक सेकंड स्टेप शुरू होती है जिसका नाम होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं रेस्पिरेशन, या कुछ लोग इसको रेस्पायरेशन भी कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन या रेस्पायरेशन दोनों एक ही हैं, लगभग दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो जो खाना आपने खाया, वट एवर द फूड यू हैव ईटन, उस खाने से आपको सिर्फ और सिर्फ अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट मिले हैं, छोटे छोटे टुकड़े, लेकिन उससे अभी तक आपको एनर्जी नहीं मिली है। तो खाने से एनर्जी निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसकी? हमारे फ्यूल के लिए। और इस फ्यूल्स का हम यूज़ करते हैं ग्रोथ के लिए हो गया, या फिर अपना मतलब जैसे हमारी ग्रोथ हो गई उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर कहीं कट फट गया तो उसके लिए रिपेयरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं फूड का, न्यूट्रिशन का। तो वो हमें एनर्जी मिलती कहाँ से? तो वो एनर्जी हमें मिलती है रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन का सबसे पहला मतलब क्या होता है? ठीक है, तो आप यहाँ पर डाल के लिख सकते हो, रेस्पिरेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग, या फिर द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड is called respiration, यानी खाने से एनर्जी निकालने की प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। जो हम खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी निकालने की प्रोसेस होती है उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन की ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं होती है। इस प्रोसेस में कई सारी चीज़ें जुड़ते जाती हैं। जैसे जब आपने खाना खा लिया तो वो क्या करेगा? तो जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है तो जाने के बाद वो खाने को जलाना शुरू करता है, और जलाते जैसे ही जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गया तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे बॉडी में पहले से भोजन स्टोर्ड है, और खाना जो है वो स्टोर्ड किया हुआ है। और उसी स्टोर्ड फूड को ये रेस्पिरेशन किए गए चीज़ जो हमने ऑक्सीजन रेस्पायर किया है वो जाकर अंदर जलाना शुरू करता है, और जितना ज़्यादा वो उसको जलाता है उतना ही ज़्यादा उससे कार्बोहाइड्रेट के एटम जलते हैं, और जितने कार्बोहाइड्रेट के एटम जलते हैं उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलता है। क्या आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस याद है? अगर आपको याद होगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता था, तो उसका अपोजिट करते चलो आपको हमारी रेस्पिरेशन मिल जाएगी। रेस्पिरेशन याद करना है तो बस सिंपल है, C6H12O6, ये हो गया हमारा ग्लूकोज। और जैसे ही आप ऑक्सीजन ब्रीद करते हो, 6CO2 ऑक्सीजन अंदर लेते हो, तो लेने के बाद ये क्या करना शुरू कर देता है? ये इसको तोड़ना शुरू कर देता है। मतलब हमारा ये वाला सेगमेंट ऑक्सीजन इसको तोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, नहीं तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑक्सीजन इसको तोड़ना शुरू कर देता है, और तोड़ते तोड़ते क्या करना शुरू करता है? तो देखो निकालता है 6CO2
यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O यानी पानी और प्लस बहुत सारी एनर्जी, लेकिन एनर्जी इस फॉर्म में नहीं निकलता एनर्जी। ये हो गया एक रेस्पिरेशन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल। रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो फूड को ऑक्सीजन के साथ तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज कराता है। ये एक रेस्पिरेशन का ब्रीफ आउटलाइन हो गया, ठीक है। और इससे जो एनर्जी निकलती है फिर वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। रेस्पिरेशन के दौरान जो भी वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड बना, जैसे वाटर बना तो इससे जो वाटर बना तो वो तो वाटर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम की चीज़ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड जो बना तो ये भी कोई प्रॉब्लम की चीज़ नहीं है, ये तो रेस्पिरेशन से बाहर भी निकल आता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे बॉडी के लिए कोई हार्म नहीं होता, आसानी से हो जाता है, ये चीज़ें आसानी से हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही ना। तो ये था रेस्पिरेशन का एक छोटा सेगमेंट। देखो तो उतारो तो फटाक से, हम देख ले इधर। थोड़ा एडजस्ट कर दे, क्या तिरछा लग रहा है? शायद अब ना लगे। चलो हाँ, तो इसको उतार लीजिए। अब हम आएंगे सबसे इम्पॉर्टेंट स्टफ़ की तरफ कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के टाइप को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए प्लांट रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स पढ़ना, एनिमल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रेस्पिरेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताओ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग? किसी को पता है? है तो बोलो, नहीं तो फिर मैं समझाता हूँ। The intake of fresh gases and release of unwanted gases from our body is called breathing. What is breathing? जो चाहिए वो लेना और जो नहीं चाहिए उसको निकाल देना। जो चाहिए वो लेना और जो नहीं चाहिए उसको निकाल देना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये प्रोसेस कहलाती है ब्रीदिंग, ठीक है। और रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर जो हमने अभी पढ़ा वो रेस्पिरेशन था, और ब्रीदिंग क्या होती है? सांस ले लेना ब्रीदिंग होती है, ठीक है। तो असल मायने में होता क्या है? अब ये तो सबसे सिंपल था कि ब्रीदिंग समझ में आ गया होगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? तो अभी तो बताया है मैंने। ब्रीदिंग के बारे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ब्रीदिंग तो लिख लोगे। व्हाट इज ब्रीदिंग? BREATHING, ब्रीथ। ब्रेथ मतलब क्या होता है? सांस होता है ना। BREATH, ब्रेथ, ब्रेथ मतलब सांस। और ब्रीदिंग मतलब सांस लेने की प्रोसेस। सांस लेने की प्रोसेस ब्रीदिंग हो गई, और खाने को तोड़ने की प्रोसेस और उससे एनर्जी निकालने की प्रोसेस रेस्पिरेशन हो गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगला ये आता है, हाउ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। मतलब यहाँ तो एनर्जी रिलीज हो गई थी रेस्पिरेशन में, वो स्टोर कैसे होती है, वो हमारा अगला टॉपिक है। हाउ एनर्जी released during respiration is stored। मतलब जो निकला है, जो एनर्जी निकली है वो स्टोर कैसे होती है, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करके जितनी एनर्जी बनाता है वो तुरंत उन सबको यूज़
नहीं करता, कोई नहीं कर सकता, किसी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पर एनर्जी बन रही होती है ना उस वक्त कि कोई भी उस वक्त उतनी एनर्जी इनहेल या इनटेक नहीं करता। तो उस वक्त जो एनर्जी हमारी बनी होती है ना, वो असल मायने में एक बैटरी के शेप वाले, बैटरी लाइक ऑर्गेनल्स में या सब्सटेंस में सेव होते चली जाती है, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सिस्टम। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, रेस्पिरेशन, हाँ, तो एक बात तो कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन में जितनी एनर्जी मिली है वो सब स्टोर कैसे होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्या होता है। एक पदार्थ होता है फॉस्फेट, फॉस्फेट, ये असल मायने में दो पदार्थ होते हैं। एक आप ये देख लो, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, और दूसरा होता है मैग्नीशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। फास्फोरस में भी एनर्जी ट्रैप करने की क्षमता होती है, मैग्नीशियम में भी एनर्जी ट्रैप करने की क्षमता होती है। मैग्नीशियम एनर्जी ट्रैप करता है तो वो वाला सिस्टम हमें देखने को मिलता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में क्या होता है, एनर्जी ट्रैपेशन देखने को मिलता है। कैसे मिलता है, आपको भी पता है कैसे मिलता है? वहाँ पे एनर्जी को वो ट्रैप कर लेता है, सोलर एनर्जी को। और फास्फोरस ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर एनर्जी ट्रैप करने के लिए बनाया गया होता है। ये दोनों लगभग सिमिलर ही होते हैं, एनर्जी ट्रैपिंग दोनों का काम होता है। ठीक है, तो फास्फोरस का ही एक वर्जन है फॉस्फेट, आपको भी पता है। तो फॉस्फेट होता है वैसा ही एक यूनिट, एक ऑर्गेनिक बैटरी बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो? एक ऑर्गेनिक बैटरी जो एनर्जी को स्टोर कर सकता है। फॉस्फेट के बारे में क्या कहेंगे कि ये एक बायोकेमिकल ऑर्गेनिक बैटरी होती है। हाँ, चलो एक मिनट यहाँ पे हम लगाते हैं। इसके बारे में कह सकते हैं फॉस्फेट के बारे में कि फॉस्फेट ये एक बायोकेमिकल बैटरी के जैसा होता है जो हर सेल समझते हो ना, ह्यूमन सेल या फिर कोई भी सेल, हर सेल में पाया जाता है। ठीक है, हर सेल में पाया जाता है, हर एक सेल में। जैसे खाना, आपको याद होगा, खाना पहुंच गया पूरी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच गया, अब वहाँ पे ग्लूकोज के फॉर्म में पहुंचा है, और उस सेल को चाहिए क्या? एनर्जी। वो ग्लूकोज से तो काम नहीं चलेगा, उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी उसको मिलती कहाँ से है? और एनर्जी उसको मिलती है रेस्पिरेशन से। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भी उस सेल में पहुँच गया, खाना भी उसी सेल में है, ऑक्सीजन भी उसी सेल में। दोनों क्या करेंगे? तोड़ेंगे, और जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलेगी। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड तो वापस चला आएगा, पानी भी वापस चला आएगा। एनर्जी का क्या है? उस सेल को यूज करना है। तो एक ही बार सेल पूरी एनर्जी यूज नहीं ना कर सकती है, थोड़ा सा तो बच जाएगा या बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो उसी बचे हुए चीज़ को संभाल के रखने के लिए फॉस्फेट नाम का एक बायोकेमिकल बैटरी जैसा ऑर्गन बनाया गया होता है, जो हर सेल में पाया जाता है। सोचो कितनी बढ़िया तरीके से ह्यूमन बॉडी डिज़ाइन की हुई है कि एक बैटरी का छोटा सा सेगमेंट भी उसके अंदर डाला गया है जो एनर्जी को स्टोर करके रख सके। सोचो कितनी मेहनत से बनाया गया है। ठीक है, तो ये इसमें पाया जाता है, जो हर सेल में पाया जाता है। अब जैसे आपको पता है बैटरी के बारे में क्या होता है, एक खूंटी की बैटरी, दो खूंटी की बैटरी। आपने देखा होगा पुराना वाला जो फ़ोन होता था कुछ ऐसा ही दिखता था ना, उसकी बैटरी शायद ऐसे दिखती थी, मतलब पुराने वाले मोबाइल फ़ोन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उसकी बैटरी कुछ ऐसे दिखती थी। ये हो गया एक खूंटी, जिसको हम लोग अपने भाषा में क्या कहते थे, एक खूंटी बैटरी है, दो खूंटी बैटरी है, और शायद ये हो जाता है फुल बैटरी जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तीसरी खूंटी बैटरी है। तो ये बैटरी के 3 सेगमेंट बना दिए गए हैं ऐसे करके।
तो एग्जैक्टली फॉस्फेट भी उसी बैटरी की तरह होता है, बस इसके लेवल भी ऐसे ही बढ़ते हैं, जो हर सेल में पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, जो रेस्पिरेशन से बनी या निकली एनर्जी को ट्रैप कर देता है, ट्रैप कर लेता है, TRAP, ट्रैप या स्टोर, दोनों बोल सकते हो, स्टोर कर लेता है, ठीक है, ट्रैप या स्टोर कर लेता है। अब इसने एनर्जी क्या कर ली, स्टोर कर ली। अब स्टोरेशन के मामले में आओगे तो मज़ा आएगा ये कि इसमें स्टोर कैसे होती है, पहले एक खुटी, फिर दूसरी खुटी, फिर तीसरी खुटी, एग्जैक्टली यही फॉर्म होता है, ठीक है। जब फूड में जब कम एनर्जी लेवल के हिसाब से हमारे फॉस्फेट भी चेंज होते जाते हैं। यहाँ पर एक लाइन देके कह सकते हो कि फॉस्फेट एनर्जी लेवल के हिसाब से, एनर्जी लेवल के हिसाब से बदलते रहते हैं, बदलते हैं। जैसे सबसे पहले होता है AMP, जैसे कुछ लोग इसको नाम देते हैं, ठीक है, इसका नाम होता है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। ये पहला बैटरी है, यानी फॉस्फेट में जैसे ही एनर्जी गया, पहला खूंटी हुआ, उसके लिए ये कहते हैं, ठीक है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। कुछ लोग इसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का भी नाम देते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का भी नाम देते हैं, तो दोनों ही सही होगा, ठीक है, फॉस्फेट का भी नाम देते हैं तो दोनों ही सही होगा। इसके बारे में ये कह सकते हैं कि यह एनर्जी का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एनर्जी का स्टार्टिंग पॉइंट है, सबसे पहले एनर्जी इसी में आती है। अब आपने यहाँ पर नंबर देख लिया मोनो, तो खुद ब खुद दिमाग समझ में आ गया होगा कि AMP पहला सेगमेंट हो गया, दूसरा होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी दूसरा वाला जिसका नाम होता है ADP, ठीक है, ADP दूसरा वाला होता है, ठीक है। तो हम यह कह सकते हैं कि ये एनर्जी का सेकेंड वर्जन है, इसमें थोड़ी सी, इसमें इससे ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एनर्जी का मिडिल पॉइंट है, समझ रहे हो, एनर्जी इसमें थोड़ी ज़्यादा स्टोर होती है। और जब फॉस्फेट को पूरी एनर्जी मिलती है ना, पूरी एनर्जी मिलती है, तो वो कौन से फॉर्म में आ जाता है, वो अपने सबसे फाइनल फॉर्म में आ जाता है, जिसका नाम आप बचपन से सुनते आ रहे हो, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ATP। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये एनर्जी का फाइनल स्टेज है, ठीक है, यह एनर्जी का सबसे फाइनल मोस्ट बोल सकते हैं, फाइनल मोस्ट स्टेज माना जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। ADP के बारे में कहते हैं कि इसमें फॉस्फेट का एक अंश, इसमें फॉस्फेट के 2 अंश और इसमें फॉस्फेट के 3 अंश पाए जाते हैं। और जैसे जैसे फॉस्फेट का लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे फॉस्फेट की एनर्जी का भी लेवल बढ़ता है। तो इस तरीके से एनर्जी स्टोर की जाती है हमारे बॉडी के अंदर, एनर्जी को ऐसे ट्रैप किया जाता है, समझा आपने, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही। अब जैसे बैटरी का लेवल बढ़ता है ना, वैसे ही इस एनर्जी का भी लेवल बढ़ते जाता है। जैसे जैसे एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। लेकिन हम फ़ोन यूज़ करते हो आप या हम दोनों आदमी जब भी फ़ोन यूज़ करते हैं, तो फ़ोन कैसे यूज़ करते हैं, बैटरी का ये हिस्सा ख़त्म होता है, फिर ये हिस्सा ख़त्म होता है, फिर ये हिस्सा ख़त्म होता है और फिर ATP नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। ये हमारे फ़ोन की बैटरी के लिए होता है। लेकिन बायोलॉजिकल बैटरी में ऐसा कहा जाता है
कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को चार्ज करने में सेल को बहुत एनर्जी लगती है, और उससे भी कहीं गुना ज़्यादा एनर्जी लगती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को चार्ज करने में, और उससे भी कहीं गुना ज़्यादा एनर्जी लगती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को करने में। तो सेल हमेशा एनर्जी को यूज़ करना स्टार्ट करता है ना, तो इस खूंटी से यूज करके इसमें नहीं आता है, यहीं तक जैसे ये यूज़ कर लिया, ठीक है, फिर एनर्जी को इसी में स्टोर कर देगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को चार्ज करने में बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब आप चार्ज स्टोर करना चाहते हो, आपने एनर्जी को स्टोर किया, आपने 100 वाट एनर्जी बनाई, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 वाट एनर्जी बनती है, तो 10 वाट इसको चार्ज करके इसको एक्टिव करने में लगता है, तब ये 30 वाट होल्ड करता है, यानी 40 वाट की खपत हो गई, हाँ, और आप इसको यूज करोगे तो कितना वाट देगा आपको? 30 वाट। समझ रहे हो मेरी बात? अरे मेरी बात समझ रहे हो? एक डब्बा है, उसमें आपको कोई चीज़ डालनी है, एनर्जी डालनी है, ट्रैप करनी है, तो उसमें एनर्जी डालने के लिए ना पहले खुद एनर्जी लगेगी, समझ रहे हो, यानी उसको चार्ज करना पड़ेगा। यानी आप डब्बे में कुछ रखना चाहते हो तो पहले उसको साफ़ करो, फिर सही से करो, तब ना रखोगे। तो वही हाल होता है इसका, पहले एनर्जी को ट्रैप करना पड़ता है, एनर्जी ट्रैप हो जाती है, उसके बाद दूसरा काम शुरू होता है, समझ रहे हो। इस टाइप से प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो ये बहुत ही मज़ेदार प्रोसेस है, फ़नी है, और मज़ा भी आने वाला है इस सेगमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। अब सेकेंड वाले में जाने के वक्त वैसा ही होता है, और 20 यूनिट एनर्जी लग गई तो और 30 यूनिट को स्टोर करता है, ठीक है। तो कुल मिला के सारी एनर्जी यहीं ख़त्म हो गई, 2 ही यूनिट बनाने में सारी एनर्जी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि तीसरी यूनिट से नीचे नहीं उतरता है, वापस फिर उसी पे चला जाता है। एटीपी यूज करता है, जैसे ही एटीपी ख़त्म हुआ एडीपी यूज करने में नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि तब तक दूसरी सेल अपना दे देती है, कहती है कि हमारे सेल का एटीपी यूज करो, तब तक इसका एटीपी फिर से तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये खूंटी जैसे ही ख़त्म होता है, सेल इसको यूज करने नहीं देती है, दूसरे सेल का एनर्जी यूज कराने लगती है, तब तक ये अपना एनर्जी को स्टोर कर लेता है। क्यों? क्योंकि इस पर अगर सेल पहुँच गई ना, ये यूज होने लगा, तो इंसान बहुत थक जाता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है, ठीक है। और सेल उस वक्त हमको बहुत ज़्यादा कैलोरी वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है, तब हम बेहोश भी होने लगते हैं, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन का एक छोटा इंट्रोडक्शन था। अब इसका अगला सेगमेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के पार्ट के लिए इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताना, और नोट्स सेंड करो यार। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्वेश्चन देना है मुझे, वो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हैं होमवर्क के तौर पर, जैसा कि मैं हमेशा क्वेश्चन देना अब स्टार्ट करने वाला हूँ। अब मेरी नई सीरीज़ है जिसके ज़रिए मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे अंत में 2 क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है, जो होमवर्क होंगे, जिसको आपको सबको बना के आने होंगे, ठीक है। सबको बता देना होगा या व्हाट्सएप कर देना होगा यार मुझे क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन respiration and breathing, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंसेस कर लीजिए, आप लोगों को, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही, व्हाट आर दी डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बना के भेजना होगा। और दूसरा, एक्सप्लेन दी different energy levels of any cell after respiration, ठीक है। तो ये आपके 2 सवाल हो गए, इन दोनों सवाल को आपको बनाना है। और हाँ यार, हमारे 100 सब्सक्राइबर का गोल है, तो जल्दी से जल्दी हमारा गोल पूरा कराने में आप लोग मदद करिए। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके भी बताना, और बाय बाय।